जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपसे स्वस्थ व आनंद होंगे। आज की क्लास में कक्षा 10 विज्ञान का छठा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय का एक ही क्लास में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि नियंत्रण क्या होता है। तो जब शरीर अपने विभिन्न अंगों की क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करता है तो इसे हम नियंत्रण कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग हम डाल देंगे नियंत्रण। सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी नियंत्रण। इसमें हम लिखेंगे कि जब शरीर अपने विभिन्न अंगों की क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करता है तो इसे नियंत्रण कहते हैं। जब शरीर अपने विभिन्न अंगों की क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करता है, संचालित व नियंत्रित करता है तो इसे नियंत्रण कहते हैं। तो इसे नियंत्रण कहते हैं। जब शरीर अपने विभिन्न अंगों की क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करता है तो इसे नियंत्रण कहते हैं। फिर इसके बाद में हम अगली हेडिंग डालेंगे समन्वय। समन्वय समन्वय क्या होता है कि जब शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में समन्वय तो होकर आपस में तालमेल बना करके किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाता है तो उसे हम कहते हैं समन्वय। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब शरीर के विभिन्न अंग जब शरीर के विभिन्न अंग जब शरीर के विभिन्न अंग आपस में मिलकर व्यवस्थित ढंग से किसी क्रियाविधि को पूरा करते हैं, किसी क्रियाविधि को पूरा करते हैं तो इसे समन्वय कहते हैं। तो इसे समन्वय कहते हैं। यानी समन्वय क्या होता है, जब शरीर के विभिन्न अंग आपस में मिलकर व्यवस्थित ढंग से किसी क्रियाविधि को पूरा करते हैं तो इसे समन्वय कहते हैं। यानी आपके चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण का अर्थ हमने जाना कि जब शरीर अपने विभिन्न अंगों की क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करता है तो इसे नियंत्रण कहते हैं। और समन्वय में हमने जाना कि जब शरीर के विभिन्न अंग आपस में मिलकर व्यवस्थित ढंग से किसी क्रियाविधि को पूरा करते हैं तो इसे समन्वय कहते हैं। इस तरीके से चैप्टर का अर्थ हो जाएगा कि शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में मिलकर के किसी भी क्रियाविधि को पूरा करना और उस पर मस्तिष्क का कंट्रोल होना, उस पर शरीर का कंट्रोल होना, यही आपका कहलाता है नियंत्रण और समन्वय। अब इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे उद्दीपन पे। अब इसके बाद में अगली हेडिंग डाल देना है उद्दीपन। उद्दीपन तो उद्दीपन क्या होता है, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को ही हम उद्दीपन कहते हैं, जिसके अनुरूप सभी सजीव अनुक्रिया करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं, जिसके अनुरूप सभी सजीव अनुक्रिया करते हैं। जैसे उद्दीपन के एग्जाम्पल में हम देखेंगे प्रकाश। एकदम से प्रकाश आपकी आंखों में पड़ता है तो आप पलकें बंद कर लेते हैं, ये भी एक प्रकार का अनुक्रिया हो जाती है आपके द्वारा। दूसरा ऊष्मा, अगला ठंडा, गर्म, स्वाद,
और स्पर्श आदि। यानी उद्दीपन के एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, गर्म, स्वाद, स्पर्श आदि। यानी जब किसी गर्म वस्तु पर हमारा हाथ पड़ जाता है तो हाथ अपने आप पीछे हट जाता है, यानी ये आपके द्वारा अनुक्रिया होती है। और उद्दीपन वो गर्म वस्तु होती है या वो गर्म पदार्थ होता है। तो इतना आप लोग नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय पर। तो अब हम जानेंगे कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। तो अगली हेडिंग पड़ जाएगी जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय। नियंत्रण व समन्वय। तो जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय दो तंत्रों के माध्यम से होता है। सबसे पहला आपका होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। तो इसमें हम लिखेंगे कि जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय दो तंत्रों के द्वारा होता है। दो तंत्रों के द्वारा होता है। सबसे पहला तंत्र आपका होता है तंत्रिका तंत्र। और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। इसमें सबसे पहली हेडिंग हम डाल देंगे तंत्रिका तंत्र। यानी जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय दो तंत्रों के द्वारा होता है। पहला तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तो इसमें हम जानेंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र वह तंत्र होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों में सामंजस्य बनाए रखता है और उसका वातावरण के साथ भी संतुलन बनाए रखता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि वह तंत्र जो शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित रखता है और अंगों व बाह्य वातावरण में सामंजस्य बनाए रखता है। सामंजस्य या हम कहें समन्वय बनाए रखता है। तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र क्या है? वह तंत्र जो शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित रखता है और अंगों व बाह्य वातावरण में सामंजस्य बनाए रखता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आपका मस्तिष्क आता है, मेरु रज्जु आता है और उससे जुड़ी अनेक तंत्रिकाएं आती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क मेरु रज्जु तथा उससे जुड़ी अनेक तंत्रिकाएं आती हैं। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क, मेरु रज्जु तथा उससे जुड़ी अनेक तंत्रिकाएं आती हैं। तो इतना आप लोग नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तो अगली हेडिंग डाल देना है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका जिसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं।
न्यूरॉन क्या होते हैं? तो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होते हैं और इसका कार्य पर्यावरण से सभी सूचनाओं को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना होता है। तो इसमें हम जानेंगे कि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यह पर्यावरण से सभी सूचनाओं को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अब ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये पर्यावरण से सभी सूचनाओं को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स क्या है? तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यह पर्यावरण से सभी सूचनाओं को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो अगली हेडिंग डाल देना है तंत्रिका कोशिका के प्रकार, या हम कहें न्यूरॉन्स के प्रकार। तो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे पहली कोशिका होती है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। संवेदी तंत्रिका कोशिका, या हम कहें संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, ये तंत्रिका कोशिका का पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार होता है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। फिर इसके बाद में तीसरा प्रकार होता है संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं। संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, दूसरा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं और तीसरा संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं। अब इतना आप नोट करेंगे, फिर इसके बाद में हम एक एक करके तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहली हेडिंग डाल देंगे संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं? ये तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों से सूचना को ग्रहण कर उसे मुख्य तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि ये तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों से सूचना ग्रहण कर उसे मुख्य तंत्रिका तंत्र जिसे हम मस्तिष्क या
मेरुरज्जु कहते हैं। मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। संवेदी तंत्रिका तंत्र या संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं क्या काम करती हैं? तो ये संवेदी अंगों से सूचना ग्रहण कर उसे मुख्य तंत्रिका कोशिका तक, उसे मुख्य तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं क्या काम करती हैं? तो यह सूचना को मुख्य तंत्रिका कोशिका से, या हम कहें मुख्य तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी अंगों तक पहुंचाती हैं। जैसे आपको किसी भी अंग में चोट लग गई तो इसकी सूचना ये आपकी संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचाएंगी, या हम कहें कि मुख्य तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाएंगी। अब मस्तिष्क इस पे जो भी अनुक्रिया देना होगा वह प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से आपके कार्यकारी अंगों तक पहुंचाएगा। यानी अगर आपको हाथ में चोट लगी या पैर में चोट लगी तो वहां तक सूचना किसके द्वारा आएगी? तो ये प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा आएगी। अब इन दोनों कोशिकाओं को जोड़ने का जो काम करता है वो आपकी तीसरी प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे हम संयोजी तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये तंत्रिका कोशिकाएं, ये तंत्रिका कोशिकाएं, ये तंत्रिका कोशिकाएं सूचना को मुख्य तंत्रिका तंत्र से, मुख्य तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी अंगों तक पहुंचाती हैं। कार्यकारी या हम कहें प्रभावकारी अंगों तक पहुंचाती हैं। प्रभावकारी अंगों तक पहुंचाती हैं। फिर इसके बाद में हम तीसरी हेडिंग डाल देंगे संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं। संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं। ये तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में स्थित होती हैं और आपका संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती हैं, यानी ये लिंक का काम करती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे यह तंत्रिका कोशिकाएं, यह तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में स्थित होती हैं, मस्तिष्क में स्थित होती हैं तथा संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं, संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती हैं, जोड़ने का कार्य करती हैं। तो तंत्रिका कोशिका के प्रकार में हमने 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं जानी। सबसे पहला संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। ये तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों से सूचना ग्रहण कर उसे मुख्य तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। फिर दूसरा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। ये तंत्रिका कोशिकाएं सूचना को मुख्य तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी अंगों तक, यहाँ पे प्रभावकारी अंगों तक पहुंचाती हैं। फिर तीसरा संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं। तो यह तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में स्थित होती हैं तथा संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती हैं। अब इतना आप लोग नोट करेंगे। तो अब हम जानेंगे प्रतिवर्ती क्रिया को। तो अगली हेडिंग डाल देना है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? किसी उद्दीपन के प्रति अचानक व तेज की गई अनुक्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो अचानक से हमारा हाथ पीछे हट जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि किसी उद्दीपन के प्रति, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई, तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को, तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं।
प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस क्रिया पर मस्तिष्क का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस क्रिया पर मस्तिष्क का ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता है। ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता है। इस क्रिया पर मस्तिष्क का ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल को हम देखेंगे, जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का अचानक से पीछे हट जाना, अचानक से पीछे हट जाना। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस क्रिया पर मस्तिष्क का कोई ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता है। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का अचानक से पीछे हट जाना, या किसी पिन को आपके हाथ में चुभ जाना। जब कोई पिन आपके हाथ में चुभ जाता है तो आपका हाथ पीछे हट जाता है, तो ऐसी क्रिया को हम कहेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। अब इसके बाद में हम अगली हेडिंग डाल देंगे प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी जब प्रतिवर्ती क्रिया होती है तो उसमें जो सूचनाएं होती हैं वो जिस पथ पे चलती हैं, जिस रास्ते से होकर के गुजरती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग, अब सूचनाएं इतनी त्वरित होती हैं, इतनी तीव्र गति से गमन करती हैं प्रतिक्रिया दौरान के, जैसे वो आपको कोई पिन चुभेगा तुरंत आपका हाथ पीछे हट जाता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? विद्युत आवेग। यानी सूचनाएं विद्युत के रूप से प्रवाहित होती हैं, विद्युत की तीव्रता उनमें आ जाती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है या जिस पथ पर गमन करता है उसे ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। उसे ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर गमन करता है उसे ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे कोई उद्दीपन है, मान लीजिए कि कोई गर्म वस्तु है और यहां से सूचना ग्राही अंग तक पहुंची, या हम मान लिए कि आपकी त्वचा है। फिर अब यहां से सूचना ये ग्राही अंग कहां पहुंचाएगा? मेरुरज्जु तक पहुंचाएगा, और मेरुरज्जु आदेश करेगा कार्यकारी अंग को आदेश करेगा कि आपको क्या अनुक्रिया करनी है, क्या अनुक्रिया करनी है। हाथ का पीछे हट जाना, यह अनुक्रिया हो जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो संदेश होते हैं ये मेरुरज्जु से ही वापस हो जाते हैं, यानी ये मस्तिष्क तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए हमने प्रतिवर्ती क्रिया में देखा कि इस पर मस्तिष्क का कोई ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कोई गर्म वस्तु आपने टच किया, ग्राही अंग आपके हाथ हो सकते हैं, कोई भी त्वचा का अंग हो सकता है, पैर में लग गया तो पैर के द्वारा ये कहाँ पहुंचेगा? सूचना मेरुरज्जु तक पहुंचेगा, और मेरुरज्जु तुरंत आदेश करेगा कार्यकारी अंग को कि आपको हाथ को पीछे हटाना है या पैर को पीछे हटाना है। इस तरीके से प्रतिवर्ती चाप क्या होता है कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जो सूचनाएं विद्युत के रूप से गमन करती हैं वो जिस रास्ते से होकर के जाती है उसी को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसे आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम जानेंगे मानव तंत्रिका तंत्र को। तो मानव तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है।
मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। फिर इसके बाद में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है इसको पुनः दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आपका हो जाता है मस्तिष्क, मस्तिष्क, और दूसरा हो जाता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। फिर इसके बाद में हम आएंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र पे। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला कपाल तंत्रिका, कपाल तंत्रिका, और दूसरा होता है मेरु तंत्रिका, मेरु तंत्रिका। अब जो कपाल तंत्रिका है ये मस्तिष्क से निकलती है, कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है, और जो मेरु तंत्रिका होती है यह मेरुरज्जु से निकलती है, मेरुरज्जु से निकलती है। तो मानव के तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है जिसके मस्तिष्क और मेरुरज्जु भाग होते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा जो आपका तंत्रिका तंत्र का प्रकार होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र है, जिसको पुनः दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला कपाल तंत्रिका जो मस्तिष्क से निकलती है, और दूसरा मेरु तंत्रिका जो मेरुरज्जु से निकलती है। अब इसे आप बना लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे मस्तिष्क पे, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो प्रमुख भाग होता है मस्तिष्क, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। अब मस्तिष्क सभी प्रकार की क्रियाओं का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। यह तीन भागों से मिलकर के बना होता है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। तो इसमें हम जानेंगे कि मस्तिष्क सभी प्रकार की क्रियाओं का, सभी प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है, केंद्र होता है। इसके तीन भाग होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है। तो हेडिंग डाल देंगे मस्तिष्क की सुरक्षा, मस्तिष्क की सुरक्षा। तो मस्तिष्क हड्डियों के बने एक बॉक्स में अवस्थित होता है जिसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, जो मस्तिष्क पर चोट लगने पर उसको अवशोषित करके उसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें हम लिखेंगे मस्तिष्क हड्डियों के बने, हड्डियों के बने एक बॉक्स में अवस्थित होता है, बॉक्स में अवस्थित होता है, जिसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है, प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। प्रघात अवशोषक का मतलब चोट लगने पर उसे सोख लेता है।
का कार्य करता है, जिससे चोट लगने पर मस्तिष्क को सुरक्षित रखा जाता है। तो मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है? मस्तिष्क हड्डियों के बने एक बॉक्स में अवस्थित होता है, जिसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है, जिससे चोट लगने पर मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान होती है, सुरक्षित रखा जाता है। अब इसके बाद में हम जानेंगे मानव मस्तिष्क के सबसे पहले और प्रमुख भाग के बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो हेडिंग डाल देना है अग्र मस्तिष्क। यह मानव मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग होता है और यह थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, जिसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, से मिलकर बना होता है। तो इसमें हम लिखेंगे यह मानव मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग होता है, जो थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा सेरिब्रम, जिसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, से मिलकर बना होता है। सेरिब्रम से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे पहली हेडिंग हम डाल देंगे सेरिब्रम, जिसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह सोचने, विचार करने, योजना बनाने और चीजों को याद रखने में मदद करता है। तो इसमें हम लिखेंगे यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका कार्य सोचने, योजना बनाने, विचार करने व याद करने में होता है। मदद करना होता है। तो सेरिब्रम क्या काम करता है? यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका कार्य सोचने, योजना बनाने, विचार करने व याद करने में मदद करना होता है। अब हम जानेंगे कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या कार्य करते हैं। तो अगली हेडिंग डाल देंगे थैलेमस ठंडा, गर्म व दर्द का अनुभव कराता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि थैलेमस ठंडा, गर्म व दर्द का अनुभव कराता है। फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है। तो अगली हेडिंग डालेंगे हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस प्रेम, घृणा, भूख, प्यास आदि का ज्ञान करवाता है। तो इसमें हम लिखेंगे यह भूख, प्यास, प्रेम व घृणा का ज्ञान कराता है।
तो अग्र मस्तिष्क में हमने देखा यह मानव मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग होता है, जो थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा सेरिब्रम, जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं, से मिलकर बना होता है। इसमें हमने सेरिब्रम के बारे में जाना कि यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका कार्य सोचने, योजना बनाने, विचार करने व याद करने में मदद करना होता है। इसके बाद में हमने देखा कि जो थैलेमस होता है यह ठंडा, गर्म व दर्द का अनुभव कराता है, और जो हाइपोथैलेमस होता है यह भूख, प्यास, प्रेम व घृणा का ज्ञान कराता है। अब इसके बाद में हम आएंगे मस्तिष्क के दूसरे भाग यानी मध्य मस्तिष्क के बारे में। अब इसके बाद में हम अगली हेडिंग डाल देंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क दो भागों से मिलकर के बना होता है। पहला कार्पोरा और दूसरा क्वाड्रिजेमिना, जो अलग अलग 4 पिंडों की मदद से बनते हैं, जिनमें 2 पिंड ये देखने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और 2 पिंड ये सुनने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि मध्य मस्तिष्क 2 भागों से मिलकर के बना होता है। 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है कार्पोरा और दूसरा होता है क्वाड्रिजेमिना। जो अलग अलग 4 पिंडों में बटे होते हैं। 4 पिंडों में बटे होते हैं, जिनमें 2 देखने में और 2 सुनने में मदद करते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? या 2 भागों से मिलकर के बना होता है। पहला कार्पोरा, दूसरा क्वाड्रिजेमिना, जो अलग अलग 4 पिंडों में बटे होते हैं, जिनमें 2 देखने में और 2 सुनने में मदद करते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे मस्तिष्क के तीसरे भाग पे यानी पश्च मस्तिष्क पे। तो तीसरी हेडिंग पड़ जाएगी पश्च मस्तिष्क। अब जो पश्च मस्तिष्क होता है यह 3 भागों से मिलकर के बना होता है। पहला अनुमस्तिष्क, दूसरा मेडुला और तीसरा पॉन्स। तो इसमें हम लिखेंगे कि यह 3 भागों से मिलकर के बना होता है। या 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला अनुमस्तिष्क, दूसरा मेडुला और तीसरा पॉन्स। अब इतना आप लोग नोट कर लें, फिर तीनों को एक एक करके जानते हैं। अब इसके बाद में अगली हेडिंग डाल देना है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना और ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि होता है, जैसे लिखना, बोलना, पढ़ना आदि। यानी ऐसी ऐच्छिक क्रियाओं को ये आपका अनुमस्तिष्क निर्धारित करता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि इसका कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करना है। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करना है, जैसे पढ़ना, लिखना, पेन उठाना, बोलना,
आदि। यानी ऐच्छिक क्रियाओं को करना है या नहीं करना है, इसको निर्धारित करता है अनुमस्तिष्क। फिर उसके बाद में दूसरी हेडिंग डाल देंगे पश्च मस्तिष्क के भाग में मेडुला। मेडुला मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो इसमें हम लिखेंगे यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को जैसे रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तचाप को नियंत्रित करता है। फिर इसके बाद में इसका तीसरा भाग है पॉन्स। पॉन्स यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है जैसे श्वसन आदि को। तो इसमें हम लिखेंगे कि यह अनैच्छिक क्रियाओं जैसे अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को नियंत्रित करता है। श्वसन को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को नियंत्रित करता है। तो पश्च मस्तिष्क के प्रकारों में हमने पहला देखा अनुमस्तिष्क। इसका कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करना है, जैसे पढ़ना, लिखना, पेन उठाना, बोलना आदि। फिर दूसरा हमने देखा मेडुला या अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तीसरा पॉन्स या अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को नियंत्रित करता है। तो इतना आप लोग नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम जानेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दूसरे महत्वपूर्ण अंग यानी मेरुरज्जु के बारे में। अब इसके बाद में हम अगली हेडिंग डाल देंगे मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना होती है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होकर के कशेरुकी दंड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, से घिरी हुई नीचे की ओर विस्तारित होती है। यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। तो इसमें हम लिखेंगे यह एक बेलनाकार संरचना होती है। बेलनाकार संरचना होती है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होकर कशेरुकी दंड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, से घिरी हुई नीचे की ओर विस्तारित होती है। नीचे की ओर विस्तारित होती है। नीचे की ओर विस्तारित होती है। यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। इसकी सुरक्षा कशेरुकी दंड या जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी करती है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके कार्यों पर। तो हेडिंग डाल देंगे मेरुरज्जु के कार्य। मेरुरज्जु के कार्य। मेरुरज्जु के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। सबसे पहला, यह गर्दन के नीचे प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। दूसरा, यह संवेदी अंगों से सूचना को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और तीसरा,
या मस्तिष्क से आदेश को लेकर के इसे प्रेरक कोशिकाओं के माध्यम से कार्यकारी अंगों तक पहुंचाता है। तो इसमें हम लिखेंगे, इसका जो सबसे पहला कार्य होता है, यह गर्दन के नीचे, यह गर्दन के नीचे प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है। प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है। प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? किसी उद्दीपन के प्रति तेज अनुक्रिया जो हम करते हैं, जैसे किसी गर्म वस्तु को टच करते तो हाथ पीछे हट जाता है, कोई पिन चुभ जाती है तो हाथ पीछे हट जाता है, तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं जो तीव्र गति से होती है, प्रतिवर्ती क्रिया। फिर हम इसके दूसरे कार्य में देखेंगे, यह संवेदी अंगों से सूचना एकत्रित कर, यह संवेदी अंगों से, यह संवेदी अंगों से सूचना ग्रहण कर, सूचना ग्रहण कर उसे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और इसका तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि यह मस्तिष्क से आदेश लेकर, मस्तिष्क से आदेश लेकर, आदेश लेकर उसे कार्यकारी अंगों तक पहुंचाती है। उसे हम कह सकते हैं प्रेरक कोशिकाओं के माध्यम से कार्यकारी अंगों तक पहुंचाती है। तो मेरुरज्जु जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, इसमें हमने देखा कि यह एक बेलनाकार संरचना होती है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होकर कशेरुकी दंड से घिरी हुई नीचे की ओर विस्तारित होती है। यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं और इसकी सुरक्षा कशेरुकी दंड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, करती है। मेरुरज्जु के कार्य क्या होते हैं? इसके 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला, यह गर्दन के नीचे प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है। दूसरा, यह संवेदी अंगों से सूचना ग्रहण कर उसे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और तीसरा, यह मस्तिष्क से आदेश लेकर उसे कार्यकारी अंगों तक पहुंचाती है। सामान्यतः हम मेरुरज्जु और मेरुदंड दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन इसमें अंतर होता है। मेरुदंड आपकी रीढ़ की हड्डी होती है और मेरुरज्जु ये मेरुदंड से घिरी हुई एक संरचना होती है। तो इसे आप नोट करेंगे। अगली हेडिंग डाल देना है अनुवर्तन। अनुवर्तन, तो अनुवर्तन क्या होता है कि पौधों के भागों का किसी उद्दीपन की दिशा में गति करना, ये अनुवर्तन कहलाता है। जैसे प्रकाश की दिशा में पौधों के भागों का गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाएगा, और पृथ्वी की दिशा में पौधों के भागों का गति करना ये गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि पौधों के भागों का, पौधों के भागों का उद्दीपन की दिशा में, उद्दीपन की दिशा में गति करना, उद्दीपन की दिशा में गति करना अनुवर्तन कहलाता है। अनुवर्तन कहलाता है। जैसे जैसे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन आदि। इसमें हम पहली हेडिंग डाल देंगे कि प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन तो पौधों के भागों का, पौधों के भागों का प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में गति करना, गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है।
प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूरजमुखी। फिर इसके बाद में दूसरा हेडिंग हमको डालना है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? पौधों के भागों का पृथ्वी की ओर गति करना, एक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। इसमें हम लिखेंगे कि पौधों के भागों का पृथ्वी की ओर गति करना, ये कहलाएगा गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। अनुवर्तन क्या है? पौधों के भागों का उद्दीपन की दिशा में गति करना अनुवर्तन कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन आदि। फिर हमने देखा प्रकाशानुवर्तन क्या होता है कि पौधों के भागों का प्रकाश की दिशा में गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, और पौधों के भागों का पृथ्वी की ओर गति करना यह आपका गुरुत्वानुवर्तन कहलाएगा। इसी तरीके से आपका रसायनानुवर्तन, जलानुवर्तन आदि होते हैं। तो इतना आप लोग नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे पादप हार्मोन्स पे। तो अगले हेडिंग डाल देना है पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स, तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स वे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवों की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। अब यहाँ पे हम पादप हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। तो पादप हार्मोन्स वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि व विकास को नियंत्रित करते हैं, जैसे ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स आदि। तो इसमें हम लिखेंगे कि वे जटिल कार्बनिक पदार्थ, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधों की वृद्धि व विकास को नियंत्रित करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधों की वृद्धि व विकास को नियंत्रित करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। जैसे ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन आदि। जैसे ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन्स आदि। अब जो पादप हार्मोन्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला वृद्धि रोधक और दूसरा वृद्धि प्रवर्धक। वृद्धि प्रवर्धक वे हार्मोन्स होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि को बढ़ा देते हैं, और वृद्धि रोधक वे हार्मोन्स होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि को घटा देते हैं, कम कर देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे पादप हार्मोन्स के प्रकार। पादप हार्मोन्स के प्रकार। पादप हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। पहली हेडिंग डाल देना है वृद्धि प्रवर्धक। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स क्या है? वे हार्मोन्स जो पेड़ पौधों की वृद्धि को बढ़ा देते हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि को बढ़ा देते हैं, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कहलाते हैं। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कहलाते हैं।
जैसे इससे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे ऑक्जिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स आदि। जैसे ऑक्जिन्स, दूसरा जिबरेलिन, साइटोकाइनिन आदि। फिर इसके बाद में दूसरी हेडिंग डाल देंगे वृद्धि रोधक हार्मोन्स, यानी जो पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन्स, वृद्धि रोधक हार्मोन्स वे हार्मोन्स जो पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहलाते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहलाते हैं। वृद्धिरोधक हार्मोन्स कहलाते हैं। तो पादप हार्मोन्स में हमने देखा कि वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधों की वृद्धि व विकास को नियंत्रित करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन आदि। फिर पादप हार्मोन्स के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स, वे हार्मोन्स जो पेड़ पौधों की वृद्धि को बढ़ा देते हैं, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कहलाते हैं। जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आदि। फिर उसके बाद में हमने देखा वृद्धि रोधक हार्मोन्स, तो वे हार्मोन्स जो पेड़ पौधों की वृद्धि को घटा देते हैं या कम कर देते हैं, उसे हम कहते हैं कि वृद्धि रोधक हार्मोन। अब इसे आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन्स के क्या कार्य होते हैं। तो हेडिंग डाल देना है ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन्स एक प्रमुख पादप हार्मोन्स होता है और यह वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स है। इसका कार्य पौधों की अनुवर्ती गतियों यानी प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन जैसी अनुवर्ती गतियों को नियंत्रित करना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि यह एक प्रमुख पादप हार्मोन्स होता है। यह एक प्रमुख पादप हार्मोन्स होता है। पादप हार्मोन्स होता है। इसका कार्य पौधों की अनुवर्तन गतियों जैसे प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन आदि गतियों को नियंत्रित करना है। आदि गतियों को नियंत्रित करना है। तो ऑक्सिन्स का कार्य क्या होता है? यह एक प्रमुख पादप हार्मोन्स होता है। इसका कार्य पौधों की अनुवर्तन गतियों जैसे प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन आदि गतियों को नियंत्रित करना है। फिर इसके बाद में हम जानेंगे जिब्रेलिन्स के क्या कार्य होते हैं। तो हेडिंग डाल देना है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक दूसरा महत्वपूर्ण पादप हार्मोन्स होता है और यह भी वृद्धि प्रवर्धक होता है। इसका कार्य पौधों की वृद्धि व उनके अंकुरण को नियंत्रित करना होता है। तो इसमें हम लिखेंगे यह एक दूसरा महत्वपूर्ण वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स होता है। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स होता है। इसका कार्य पौधों की वृद्धि व अंकुरण को नियंत्रित करना है। इसका कार्य पौधों की वृद्धि व अंकुरण को नियंत्रित करना है।
फिर इसके बाद में अब हम आएंगे तीसरे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन पे, यानी साइटोकाइनिन पे। साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन का प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना है। यानी वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स में सबसे पहला हार्मोन ऑक्जेंस, इसमें हमने देखा कि यह एक प्रमुख पादप हार्मोन होता है और इसका कार्य पौधों की अनुवर्तन गतियों जैसे प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन आदि गतियों को नियंत्रित करना है। फिर उसके बाद में हमने देखा जिब्रेलिन्स, यह एक दूसरा महत्वपूर्ण वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होता है और इसका कार्य पौधों की वृद्धि व अंकुरण को नियंत्रित करना है। फिर तीसरा महत्वपूर्ण वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होता है साइटोकाइनिन और इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। अब इसके बाद में हम आएंगे वृद्धि रोधक हार्मोन्स पे, या हम कहें वृद्धिरोधी हार्मोन्स पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे वृद्धिरोधी हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं। वृद्धिरोधी हार्मोन्स, वृद्धिरोधी हार्मोन्स में जो सबसे पहला और प्रमुख हार्मोन्स होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल एक प्रमुख वृद्धिरोधी हार्मोन्स होता है और इसका कार्य पौधों की वृद्धि, उनका अंकुरण और उसमें कोशिका विभाजन को रोकना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि यह एक प्रमुख वृद्धिरोधी पादप हार्मोन्स होता है। इसका कार्य पौधों की वृद्धि, कोशिका विभाजन व अंकुरण को रोकना है। फिर इसके बाद में हम आएंगे एक दूसरे वृद्धिरोधी हार्मोन्स पे, एथिलीन पे। तो अगली हेडिंग डाल देना है एथिलीन। एथिलीन एक दूसरा वृद्धिरोधी हार्मोन्स होता है और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसे फल पकाने वाला अम्ल भी कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे यह गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन्स है। इसका कार्य फलों को पकाना है, इसीलिए इसे फल पकाने वाला अम्ल भी कहते हैं। इसीलिए इसे फल पकाने वाला अम्ल भी कहते हैं। तो वृद्धिरोधी हार्मोन्स में हमने सबसे पहला हार्मोन्स देखा एब्सिसिक अम्ल। यह एक प्रमुख वृद्धिरोधी पादप हार्मोन्स होता है। इसका कार्य पौधों की वृद्धि, कोशिका विभाजन व अंकुरण को रोकना है। फिर उसके बाद में हमने देखा एथिलीन। एथिलीन यह एक गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन्स है और इसका कार्य फलों को पकाना है, इसीलिए इसे फल पकाने वाला अम्ल भी कहते हैं। और यह कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फल पकाने वाला अम्ल किसे कहते हैं। वहां पे ऑप्शन दे दिया जाएगा एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन और मेथेन। तो वहां पे आपको टिक करना एथिलीन, इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे जंतु हार्मोन्स पे। तो अब हम जानेंगे जंतु हार्मोन्स को। हार्मोन्स वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जंतुओं की वृद्धि व विकास को नियंत्रित करते हैं। मनुष्य में हार्मोन्स को स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, इन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां या नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहने का कारण यह होता है क्योंकि इसमें नलिकाएं नहीं होती हैं, वाहिकाएं नहीं होती हैं और ये अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ देती हैं।
तो इसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाला हार्मोन्स और उस हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं, इसको हम सारणी की सहायता से समझेंगे। सबसे पहला हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन, और यह किस ग्रंथि से मुक्त होता है, तो थायराइड ग्रंथि से मुक्त होता है। और इस ग्रंथि का स्थान क्या है, तो यह गर्दन में होती है और इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करना। फिर हम आएंगे दूसरे हार्मोन्स पे, वृद्धि हार्मोन्स पे, और यह किस ग्रंथि से मुक्त होता है, तो पीयूष ग्रंथि से मुक्त होता है और इसका स्थान होता है मस्तिष्क और कार्य होता है वृद्धि व विकास का नियंत्रण। फिर इसके बाद में हम आएंगे तीसरे हार्मोन्स पे, एड्रेनलिन, और इसकी ग्रंथि का नाम है अधिवृक्क, स्थान होता है वृक्क के ऊपर और कार्य होता है हृदय की धड़कन का नियंत्रण। फिर उसके बाद में हम आएंगे चौथे हार्मोन्स पे, चौथे हार्मोन्स का नाम होता है इंसुलिन और ग्रंथि का नाम है जिससे मुक्त होता है अग्न्याशय और स्थान होता है इस ग्रंथि का उदर के नीचे और कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। फिर उसके बाद में हम आएंगे पांचवें महत्वपूर्ण हार्मोन्स पे, पांचवा हार्मोन्स है लिंग हार्मोन्स, जो मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स और फीमेल में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। फिर ये ग्रंथि क्या है, तो मेल में ग्रंथि का नाम होता है वृषण और जो फीमेल में ग्रंथि होती है वो अंडाशय होती है। स्थान होता है पेट का निचला हिस्सा और कार्य होता है यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन, यानी जब युवावस्था शुरू होती है तो शरीर में जो आमूलचूल परिवर्तन होते हैं वह इन हार्मोन्स की सहायता से होते हैं। तो इसे आप नोट करेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। इस तरीके से आज की क्लास में चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय को एक ही क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।